इस सेशन में हम सबसे पहले देखेंगे अलग अलग तरह के लीगल स्ट्रक्चर्स। उसके बाद हम एक कंपनी के इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस को समझेंगे और सब पहलुओं की बात करेंगे जो आपको सही लीगल स्ट्रक्चर चुनने में मदद करेगा। जब आपको अपने वेंचर के लिए कानूनी ढांचा चुनना हो तो आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। ए, आपकी कंपनी की टैक्स लायबिलिटी, मतलब टैक्स कम से कम देना पड़े ऐसी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना। बी, आपकी निजी जिम्मेदारी, मतलब आपको अपनी निजी संपत्ति के जोखिम से बचना है। सी, फंड आसानी से इकट्ठा करना। कई संस्थाओं के फॉर्म दूसरों से ज्यादा कॉमन होते हैं और इन्वेस्टर्स अपने बचाव और भविष्य में फंडिंग के प्रोसेस के लिए उन्हें प्रेफर करते हैं। डी, रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी का लेवल ध्यान रखने का मतलब है संस्था के कुछ फॉर्म में एक खास अमाउंट की जरूरत होती है। ई, संस्था को बनाने में लगने वाली लागत, क्योंकि कुछ एंटिटी फॉर्म्स को रजिस्टर करना ज्यादा महंगा होता है। और आखिर में एफ, बिजनेस के लिए आपके भावी लक्ष्य, मतलब आप बिजनेस को कितना बढ़ाएंगे या डाइवर्सिफाई करेंगे, इसके लिए कुछ फॉर्म ज्यादा फायदेमंद होते हैं। आइए कुछ खास संस्थाओं को उनकी खासियतों के मुताबिक देखते हैं। इसके लिए 4 तरह के कॉमन कानूनी ढांचों को देखते हैं। शुरू करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप से। आप सोचते होंगे स्टेशनरी शॉप्स का, छोटी बेकरी शॉप्स का, या जो लोग स्मॉल स्केल बिजनेसेस करते हैं उनका कानूनी ढांचा क्या होता है? इसका सही जवाब है सोल प्रोप्राइटरशिप। ज्यादातर ये बिजनेस प्रोप्राइटरशिप की तरह ही चलाए जाते हैं। ये आमतौर पर कम जोखिम वाले और कम आर्थिक स्रोतों वाले बिजनेसेस के लिए है। इस तरीके में आते हैं सोल ओनरशिप वाला बिजनेस, जिसमें कंपनी की तरफ से हर फैसले को लेने का पूरा अधिकार होता है। इसके साथ ही इसमें आपको अनुमति लेने और रिकॉर्ड रखने की सबसे कम जरूरत पड़ती है, फिर वो चाहे रजिस्ट्रेशन हो या वो शर्तें जिन्हें आपको पूरा करना है। नुकसान की नजर से आपके ऊपर है असीमित जिम्मेदारी, मतलब अगर आपका बिजनेस दायित्व पूरा नहीं कर पाता है तो नुकसान आपको खुद ही भरना होगा। और इस ढांचे में इन्वेस्टर से फंड लेने के लिए साख की कमी होती है और इसमें आप और पार्टनर्स को शामिल नहीं कर सकते हैं। तो जैसा कि नाम से जाहिर है, सोल प्रोप्राइटरशिप में आप ही हैं जो फैसला लेते हैं और आप ही बिजनेस चलाते हैं। इसलिए कंपनी की सोल प्रोप्राइटरशिप की पहचान से ये पता चलता है कि ये मध्यम से छोटे पैमाने तक का बिजनेस है। कानूनी ढांचे के अगले रूप को कहते हैं जनरल पार्टनरशिप। अब बात आती है जनरल पार्टनरशिप पर। आपने सर्विस इंडस्ट्री में बहुत से प्रोफेशनल्स को इस ढांचे के तहत काम करते हुए देखा होगा, खासतौर पर लॉ फर्म्स को। यहाँ जनरल पार्टनरशिप कहलाने वाले एक ही बिजनेस के अंदर कई पार्टनर्स होते हैं। इस ढांचे का मुख्य उद्देश्य है कंपनी बनाने की कम लागत और मुनाफे को या तो पूंजी लगाने की रेशियो से बांट लिया जाए या फिर पार्टनरशिप डीड के मुताबिक सभी पार्टनर जिस तरह से राजी हो उस तरह से बांट लिया जाए। सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह ही जनरल पार्टनरशिप में भी जिम्मेदारी असीमित है, जिसके भरपाई के लिए फर्म के पार्टनर्स की निजी संपत्ति तक भी ली जा सकती है। इस ढांचे में पार्टनर्स की गिनती कहीं से भी हो सकती है। ये या तो 2 से हो सकती है या 20 तक भी जा सकती है। एक बार फिर सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह ही इसका मुख्य मुद्दा है असीमित दायित्व, और इसीलिए हमारे मन में तीसरी तरह की कंपनी का ख्याल आता है और इसे कहते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसमें दायित्व सीमित है और इसीलिए कंपनी का ये ढांचा सबसे ज्यादा पॉपुलर या कॉमन है और सभी इसको अपनाते हैं। कंपनी का ये ढांचा स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स को सबसे ज्यादा पसंद है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अपनाने में कई फायदे हैं। यहाँ इस ढांचे में आपका दायित्व सीमित होता है कंपनी में आपके शेयर्स के मुताबिक। अगर नतीजे सही नहीं मिल रहे हो और कंपनी के ऊपर दायित्व और उधार हो तो एक शेयर होल्डर के नाते आपकी निजी संपत्ति उन जिम्मेदारियों के भुगतान के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। ये ध्यान में रखना जरूरी है। इसलिए प्राइवेट कंपनीज उन बिजनेस के लिए ज्यादा पॉपुलर हैं जिनमें पैमाने को बढ़ाया जा सकता है और जिनमें छोटी सोल प्रोप्राइटरशिप या जनरल पार्टनरशिप की तुलना में कई शेयर होल्डर्स या सह संस्थापक होते हैं। इस ढांचे को अपनाने के कई फायदे हैं। इसमें फंड आसानी से बढ़ाया जा सकता है और साथ ही बिजनेस भी। और क्योंकि आपकी अलग कानूनी पहचान है, मतलब मालिक कंपनी से अलग है, जिससे वो असीमित जिम्मेदारियों वाले मुद्दे से बच जाते हैं, जो कि हम कम औपचारिक और कम विधिवत उद्योगों में देखते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि क्योंकि आपका दायित्व सीमित है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा अनुमति लेने की जरूरत है, जैसे कि स्टैट्यूटरी ऑडिट, ROC के साथ एनुअल फिलिंग्स। ये एक स्पेशल एंटिटी सेटअप है इंडिया में कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए।
फिर आपको टैक्स के फायदे भी कम मिलेंगे, जिसमें कोई छूट नहीं होगी और आपको अपने टैक्स फुल कॉर्पोरेट टैक्स रेट के हिसाब से भरने पड़ेंगे, जो कि 30% है। और दूसरे लेवल पर जब आप वो टैक्स भर देंगे, आप उस मुनाफे को शेयर होल्डर्स में बांटेंगे। उस पर भी टैक्स होगा, जिसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कहते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए आपको कम से कम 2 शेयर होल्डर्स की जरूरत होगी और आप 200 तक शेयर होल्डर्स रख सकते हैं। हालांकि न्यू कंपनीज एक्ट 2013 के मुताबिक कानूनी तौर पर अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में सिर्फ एक शेयर होल्डर भी हो सकता है। आखिर में हम आते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पर। LLP के नाम से जाना जाने वाला ढांचा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का एक नया रूप है, जिसमें पार्टनरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी है और लिमिटेड लायबिलिटी के फायदे हैं कम परमिशन की लागत पर। इंडियन लॉ के तहत ये लीगल एंटिटी का नया रूप है और इसे अपनाने के लिए लोग अभी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। रीजन ये है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तुलना में इसमें कम परमिशन चाहिए, जबकि प्रोटेक्शंस वही है जैसे कि सीमित दायित्व। LLP ढांचे के कई पहलुओं पर अभी भी काम हो रहा है, जहां रेगुलेटर्स समय समय पर अमेंडमेंट्स ला रहे हैं, जिससे कंपनी के इस ढांचे को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया जा सके। हालांकि ये GP या एक सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह फ्लेक्सिबल नहीं है, फिर भी इसमें कम परमिशन की जरूरत है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तुलना में। फॉर एग्जाम्पल, एक LLP को ऑडिटेड एनुअल रिटर्न्स को तभी फाइल करना जब उसका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा हो या कैपिटल कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज्यादा हो। इसलिए शुरुआती स्टेजेस में जब आप इस तरह का टर्नओवर नहीं कर रहे हो या आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन काफी कम हो, तो इस तरह की मिनिमम परमिशन की भी जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि LLP का टैक्सेशन ही है जो इसे एक कंपनी से अलग करता है, और ये निर्भर है कि रेवेन्यू का प्रकार क्या है और उसे पार्टनर्स में किस तरह बांटा जाएगा। कुछ खास हालात में LLP के मुनाफे के टैक्स को जब चुका दिया जाता है और फिर उसे पार्टनर्स में बांटा जाता है तो उस पर टैक्स नहीं लगता। उसके विपरीत, जो कि हमने उस कंपनी स्ट्रक्चर में डिस्कस किया, जिसमें शेयर होल्डर्स की रकम पर DDT लागू होता है। तो इस सेशन की शुरुआत हमने एक सही लीगल स्ट्रक्चर की ज़रूरत को समझकर की, जिसमें हमने ये देखा कि एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस में किस प्रकार की कानूनी गलतियां करते हैं। उसके बाद हमने अलग अलग टाइप के लीगल स्ट्रक्चर्स की विशेषताएं और इनकॉर्पोरेशन की प्रोसेस को भी समझा। ये लीगल स्ट्रक्चर टाइप्स थे सोल प्रोप्राइटरशिप, जनरल पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इस सेशन में आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आशा करती हूँ कि अगले सेशन में आपसे मुलाकात होगी। सी यू। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।